यहाँ मेष लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है और यह नवम भाव में विराजमान है। यह एक बहुत अच्छा योग है। भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति अपने बलबूते पर जीवन में आगे बढ़ते हैं। विद्या बुद्धि संतान का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ सूर्य के साथ शनि भी विराजमान है। इस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, परंतु सूर्य के साथ शनि भी विराजमान है। हालांकि शनि बिल्कुल कमजोर है, 0-1 अंश के हैं, परंतु फिर भी सूर्य के साथ जब शनि विराजमान होते हैं तो सूर्य को पीड़ित माना जाता है और जो भी लाभ प्राप्त होने वाला होता है सूर्य से, उसमें कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी आती है। जैसे मैंने पहले आपको सूर्य का अकेले फलादेश बता दिया, विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, भाग्य की उन्नति होती है, परंतु शनि के साथ विराजमान है सूर्य के साथ, जिसके कारण इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होती है। सूर्य यहाँ से दृष्टि डालेंगे तृतीय भाव में, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति हिम्मती होते हैं, परिश्रमी होते हैं। चंद्रमा इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है, माता भूमि भवन के स्वामी है और दसम भाव में विराजमान है और चंद्रमा पर केतु की दृष्टि है। जिस प्रकार सूर्य शनि से पीड़ित है, उसी प्रकार चंद्रमा भी केतु से पीड़ित है। तो सिर्फ चंद्रमा का फलादेश क्या होगा कि पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है और यहाँ से अपने ही भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ केतु की दृष्टि के कारण चंद्रमा पीड़ित हो रहे हैं, जिसके कारण इन सभी क्षेत्रों में परेशानी होती है। अर्थात कि पिता राज्य रोजगार माता भूमि भवन के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है और मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। इसलिए यहाँ पर आपको केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना है और चंद्रमा का मंत्र जाप इत्यादि जो उपाय बताए वह आपको करना है। मंगल इस कुंडली में लग्नेश है और आयु भाव के स्वामी है, सबसे कारक होते हैं और मंगल सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव में मंगल अगर विराजमान होते हैं तो उसको मांगलिक योग बोला जाता है, परंतु सभी कुंडलियों में मांगलिक योग परेशानी नहीं करती। जैसे शुक्र के घर में या और भी कई भाव हैं, उन राशियों में उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है और दसम भाव पर दृष्टि डालने के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, रोजगार में अच्छी उन्नति होती है और लग्न में दृष्टि डालने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति हिम्मती निडर परिश्रमी होते हैं और स्वभाव भी उग्र होता है। और यहाँ से फिर मंगल द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। परंतु मंगल यहाँ देखिए 26 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है, अंश बल में कमजोर है। तो यहाँ पे मंगल का आप मंत्र जाप करें, तांबे का कड़ा धारण करें, हालांकि रत्न भी धारण कर सकते हैं, लेकिन रत्न धारण करने से फिर वैवाहिक जीवन में परेशानी ज़्यादा होगी। तो इसलिए इसका आप मंत्र जाप करें, तांबे का छल्ला धारण करें और जो आपको उपाय बताए गए हैं वह उपाय आप कर सकते हैं। हालांकि मंगल फलादेश में सभी जगह अच्छा ही फल दे रहे हैं, सिर्फ सप्तम भाव के लिए थोड़े परेशानी के योग बना रहे हैं। बुध के विषय में चर्चा करते हैं तो बुध इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी और षष्ठ भाव के स्वामी है और बुध को अकारक माना जाता है इस कुंडली के अंदर में। और यहाँ पे नवम भाव में विराजमान है बुध, तो कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है और शत्रु पक्ष पे प्रभाव रहता है। यहाँ से बुध दृष्टि डालते हैं स्वयं के भाव में तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को रोजगार इत्यादि के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ बुध से कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, परंतु बुध को आपको प्रबल नहीं करना है। यहाँ पे हालांकि देखिए सूर्य 7 अंश के हैं, बुध 7 अंश के अस्त हैं, तो अस्त हैं तो यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं करना है। इस कुंडली के अनुसार अगर बुध कमजोर ही रहें तो अच्छे रहते हैं और आपको इसका रत्न वगैरह धारण नहीं करना है। हाँ, बुध की जब दशा आए और अस्त है तो आप मंत्र जाप इत्यादि कर सकते हैं, उससे कोई परेशानी आपको ज़्यादा नहीं होगी। उसके बाद गुरु के विषय में चर्चा करते हैं तो गुरु जो है इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और बाहरी स्थानों के खर्च के स्वामी है और खुद के घर में विराजमान है। तो यहाँ खुद के घर में विराजमान होने से क्या होगा कि बाहरी स्थानों के संपर्क से या जन्म स्थान से दूर भाग्य की उन्नति होती है।
बाहरी स्थानों के संपर्क से भी आपको सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से गुरु दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ भाव पे, तो माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो आपको नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, अच्छा पद प्राप्त होता है। ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहता है। और यहाँ से गुरु दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव में, तो आयु में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य और आयु में वृद्धि होती है, दैनिक दिनचर्या भी अच्छा होता है। परंतु यहाँ देखिए कि गुरु जो है 26 अंश के हैं और राहु के साथ भी विराजमान है। हालांकि इन दोनों में डिग्री में बहुत ज़्यादा अंतर है, परंतु कुछ ना कुछ तो प्रभाव रहेगा जरूर। ऐसा नहीं है कि अगर इन दोनों में अगर अंश बल में ज़्यादा अंतर है तो प्रभाव नहीं रहेगा। ज़्यादा अंतर होने से प्रभाव कम रहेगा, लेकिन प्रभाव रहेगा जरूर। तो जिसके कारण जो मैंने बताया उन सभी लाभों में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो यहाँ आपको गुरु का मंत्र जाप करना चाहिए, इनको प्रबल करना चाहिए, क्योंकि गुरु यहाँ से अच्छा ही सारी चीज़ें आपको फलादेश बता रहे हैं। जैसे चतुर्थ भाव में मैंने बताया माता जमीन ज़्यादा प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होता है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, आयु में वृद्धि होती है। बस बाहरी और विदेश से या बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में सफलता होती है, भाग्य की उन्नति होती है। और राहु से संबंधित आपको उपाय करना जरूरी है। शुक्र जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं, सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। अब कई लोग इनको मार्केस बोलते हैं, लेकिन मैं तो नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब तक कोई ग्रह किसी को पीड़ित नहीं करेगा और पीड़ित नहीं होगा तब तक ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और शुक्र यहाँ विराजमान है दसम भाव में, तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होता है, और पत्नी भी रोजगार करने वाली होती है। और शुक्र से संबंधित अगर कोई भी रोजगार करे तो उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। और यहाँ से चतुर्थ भाव में दृष्टि डालने के कारण माता भूमि भवन वाहन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। शनि इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है और एकादश भाव के स्वामी है, यानी कि रोजगार के और आमदनी के दोनों के स्वामी शनि है, और यह नवम भाव में विराजमान। अर्थात यहाँ देखिए अगर दसम भाव से द्वादश भाव में विराजमान हो, तब खुद के भाव से, जो दसम भाव भी खुद का भाव है, शनि का घर है, और एकादश भाव भी शनि का घर है, दसम भाव से ये द्वादश भाव में चलेगा। और यहाँ देखिए कि अंश बल में भी बिल्कुल कमजोर है, 0-1 अंश के, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है। पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से शनि दृष्टि डालते हैं तो आमदनी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ से जब शनि तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहता है, उन पर विजय प्राप्त होती है, और नौकरी में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ आप देखिए कि शनि बिल्कुल कमजोर है, तो जब भी शनि की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा इत्यादि आएगी तो रोजगार में कमी होगी, श्रेष्ठ रोजगार का फल प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर हम शनि का रत्न धारण करते हैं तो फिर क्या हो जाएंगे, ज़्यादा प्रबल जब होंगे तो सूर्य पीड़ित हो जाएंगे, सूर्य पीड़ित हो जाएंगे तो विद्या बुद्धि संतान भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब हमें दोनों तरफ से देखना पड़ेगा कि हम इसका क्या उपाय करें जिससे कि हमें लाभ भी हो और परेशानी भी ना हो। तो इसके लिए यहाँ पे हम शनि का मंत्र जाप करेंगे, लोहे का छल्ला धारण कर सकते हैं, 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, और जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय भी आपको साथ में करना है, क्योंकि हमें दोनों चीज़ चाहिए, हमें प्रबल भी करना है, फिर सूर्य को पीड़ित होने से हमें बचाना भी है, दोनों काम करना है। तो इसलिए उसके अनुसार ही आपको उपाय बताए गए, सोच समझ कर कि किस हिसाब से आपको उपाय करना है। राहु देखिए यहाँ द्वादश भाव में गुरु के साथ विराजमान है, तो बाहरी स्थानों के संपर्क से कठिनाई एवं परेशानी होती है, भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कई बार अत्यधिक और फिजूल खर्च के कारण भी परेशानी होती है। चतुर्थ भाव में दृष्टि डालने के कारण माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और षष्ठ भाव में दृष्टि डालने पर शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है, लेकिन फिर अष्टम भाव में दृष्टि डालने के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है। तो राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है, रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करना। केतु षष्ठ भाव में है तो यहाँ पर भी वही शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहेगा, परंतु यहाँ पेट में किसी प्रकार की बीमारी इत्यादि भी होने की संभावना रहती है। यहाँ से केतु जब दसम भाव में चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है, परंतु द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ कोई ज़्यादा परेशानी नहीं करेंगे,
बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता प्राप्त होगी, लेकिन कभी कभी नींद इत्यादि से संबंधित परेशानी हो सकती है कि सही प्रकार से नींद न आए, क्योंकि गुरु के घर में और गुरु पे दृष्टि डाल के केतु परेशान ज़्यादा नहीं करते हैं। और यहाँ से जो केतु द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। जैसे राहु केतु कहाँ परेशानी करेंगे, यह उस राशि के अनुसार देखा जाता है। किस राशि में ज़्यादा परेशानी करेंगे, किस राशि में बहुत कम परेशानी करेंगे या नहीं करेंगे, तो यह सब सोच विचार के किया जाता है। तो आपको राहु केतु का रत्न बिल्कुल धारण नहीं करना है, इसका मंत्र जाप भी नहीं करना है, आपको इसका दान और उपाय करना है। तो इस प्रकार आप अपनी कुंडली को भी देखें, सारे विस्तार से फलादेश आपको बताए गए हैं, उपाय भी बताए गए हैं। और इस प्रकार फिर नहीं समझ में आया तो और फ़ोन करके चर्चा भी करें। हरिओम तत्सत।